विद्या प्लस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का अगला टॉपिक लेंगे। ठीक है, पहले तो हम लोग देखेंगे हम लोगों ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, थोड़ा सा उसे रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था मैकेनिकल वेव। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं यांत्रिक तरंग। तो हमने बताया था यहाँ पर यांत्रिक तरंग दो प्रकार की होती हैं। पहला है ट्रांसवर्स वेव, जिसे हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। दूसरी है हमारी लॉन्गिट्यूडिनल वेव, इसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, तो हमने बताया था कि यांत्रिक तरंगों को उत्पन्न करने के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम किसी भी रूप में हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, तो यांत्रिक तरंगों के लिए, जबकि हमारा लॉन्गिट्यूडिनल जो वेव है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में उत्पन्न की जा सकती हैं। अनुप्रस्थ तरंग सिर्फ ठोस और द्रव में उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें भी हम लोग अनुप्रस्थ तरंग को सिर्फ रस्सियों में उत्पन्न कर सकते हैं, और साथ में किसी तालाब में जिसमें पानी हमारा अस्थाई हो, उसमें यदि हम किसी पत्थर के टुकड़े को फेंकते हैं, एक विक्षेप उत्पन्न होता है। यह भी तरंग हमारी जो पानी की सिर्फ ऊपरी सतह पर उत्पन्न होता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी पिछली क्लास में पढ़ रखा है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं तो फ्रीक्वेंसी के आधार पर रेंज में कितने ऊपर से हमारी तरंगों को बांटा गया है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं पहली फ्रीक्वेंसी है क्या, आवृत्ति। माध्यम का कोई कण 1 सेकंड में जितने कंपन पूर्ण करता है उसे हम आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। ठीक है, अब लोग हम देखेंगे रेंज के आधार पर, आवृत्ति के आधार पर फ्रीक्वेंसी को कितने कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है अश्रव तरंगे, इंफ्रासोनिक वेव। इनका फ्रीक्वेंसी रेंज होता है 20 हर्ट्ज। ये तरंगे मनुष्य के कानों पर सुनाई नहीं देती हैं। उसके बाद होती है ऑडिबल वेव, इसे बोलते हैं श्रव तरंग। इसकी रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। यह तरंगे मनुष्य आसानी से अपने कानों पर सुन सकता है या महसूस कर सकता है। अल्ट्रासोनिक वेव, इसे हम लोग बोलते हैं पराश्रव तरंग। इन तरंगों का रेंज होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। ठीक है, तो इन तरंगों को
मनुष्य आसानी से नहीं सुन सकता, लेकिन कुछ जंतु ऐसे हैं जो इन्हीं तरंगों को आसानी से सुन सकता है। जैसे हम लोग बात करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे डॉग, कैट, एलिफेंट, इटीसी। ये जंतु आसानी से इन तरंगों को सुन सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग कहाँ किया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव का उपयोग आजकल हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा है। जैसे हम लोग मेडिकल के क्षेत्र में देखें तो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भी अल्ट्रासोनिक वेव का इस्तेमाल किया जाता है। समुद्र में गहराई नापने के लिए समुद्र का इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसी पर्वत की दूरी नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इन जगहों पर अल्ट्रासोनिक वेव को बहुत ही आसानी से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी की रेंज के आधार पर तरंगों के प्रकार। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारे ध्वनि तरंगे हैं, इस पर कौन कौन से, या ध्वनि के पहले गुण देख लेते हैं कि ध्वनि के कौन कौन से गुण होते हैं। ध्वनि के 3 गुण होते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ जो होती है ध्वनि की 3 होती है। पहली प्रॉपर्टी हमारी होती है इंटेंसिटी, इसी को बोलते हैं तीव्रता। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी पिच, इसको बोलते हैं तारत्व। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी गुणता, क्वालिटी, गुणता। ठीक है, अब ये ध्वनि के 3 गुण होते हैं। इसके आधार पर भी ध्वनि को हम लोग समझ सकते हैं कि क्या ध्वनि में किस प्रकार ये परिवर्तन करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग पॉइंट लेते हैं तीव्रता। तीव्रता ध्वनि का वह गुण है जिसके कारण किसी ध्वनि की रफ्तार तेज या स्लो सुनाई देती है। ठीक है, धीमी सुनाई देती है, जिससे कि हम लोग कहते हैं ध्वनि की तीव्रता। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है। ठीक है, जो हमारा बेल यूनिट होता है वो बड़ी यूनिट होती है। जब हम इसे थोड़ा छोटा करना होता है तो 1/10 से भाग देते हैं, ये कन्वर्ट हो जाता है डेसिबल में। ठीक, फिर हम लोग आ जाते हैं तारत्व। तारत्व क्या होता है? ध्वनि का वह गुण जिसके कारण ध्वनि हमारी मोटी या पतली सुनाई देती है। ठीक है, अब ये डिपेंड कैसे करती है? पिच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी पर। जब किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो पिच की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण आवाज़ हमें किससे सुनाई देती है? श्रिल, पतली। और जब फ्रीक्वेंसी की संख्या कम हो जाती है तो पिचों की संख्या कम हो जाती है, तो साउंड का हमारा कैसा सुनाई देता है? मोटा सुनाई देता है, ग्रेव। ठीक है, मोटा, मोटी आवाज़। ठीक, तो ये हमारे ध्वनि के दूसरा गुण हो गया। तीसरा गुण क्वालिटी। ध्वनि का तीसरा गुण यह बताता है यदि सेम आवृत्ति की, सेम आयाम की ध्वनियाँ एक साथ किसी श्रोता के पास जाती हैं तो श्रोता यह सुनकर उन दोनों में यह डिफरेंस बताता है कि यह ध्वनि किस यंत्र की हैं। जैसे एक साथ हम लोग एक सितार को बजाएं और एक गिटार को बजाएं, तो दोनों ध्वनियाँ यदि हमारे पास सेम टाइम पीरियड में पहुंचती हैं तो श्रोता यह बता सकता है कि यह ध्वनि किस यंत्र की है। तो यह गुण किसकी होती है? क्वालिटी की, गुणता की, जो हमें डिफरेंस करने की क्षमता देती है। यह बताती है कि कैसे इसे हमें अलग करना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो ध्वनि की चाल होती है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं
सभी गैसों में ध्वनि की चाल अलग अलग होती है। अगर कोई भी एक माध्यम लेंगे तो वहाँ पर जितने भी तरंगे होंगी उस माध्यम में सभी तरंगों की चाल सेम होगी। अगर हम लोग वायु के लिए बात करते हैं, वायु में ध्वनि की चाल हम लोग देखते हैं 332 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, लिया जाता है। किसी किसी किताबों में आप देखेंगे 344 भी लिया जाता है। तो ये डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किस में ले रहा है। 332 मीटर पर सेकंड भी होता है, 344 मीटर भी होता है। कुछ किताबों में 332 मीटर पर सेकंड लिया है, कुछ में 344। एनसीईआरटी में 344 लिया है। एक्चुअली क्या होता है, ये जो ध्वनि की चाल ली जाती है टेम्परेचर के अकॉर्डिंग लिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग को सिर्फ एवरेज स्पीड जो होती है हम लोग 332 से 340 के बीच में ले लेते हैं, या 332 या 344 और ये हमारा जो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है ये 332 मीटर प्रति सेकंड होता है वायु में, ठीक है। इसी प्रकार ध्वनि की चाल द्रव में 1493 मीटर प्रति सेकंड एवरेज में लिया जाता है। यह ध्वनि 15 डिग्री सेल्सियस ताप पर मेज़र की जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं अलग अलग माध्यम में ध्वनि की चाल बदलती जा रही है, फैक्टर क्या आ रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग इसके आगे देखते हैं ठोस में। ठोस बोले या तो जैसे लोहा बोल सकते हैं, इस्पात बोल सकते हैं, किसी भी चीज़ को ले सकते हैं जो कि ठोस ही होता है। तो हम लोग ठोस में देखते हैं, ठोस में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड लिया जाता है। तो इस प्रकार ध्वनि की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग लिया जाता है। ध्वनि की चाल डिफरेंस क्यों हो जाती है एक ही माध्यम में, जब हम लोग ताप का लेते हैं, यदि हम लोग 0 डिग्री पे ले रहे हैं तो क्या परिवर्तन होगा, 1 डिग्री सेल्सियस ताप पे लेते हैं तो क्या परिवर्तन होता है। एक्चुअली में होता क्या है, वायु में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। जब हम वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाते हैं तो ध्वनि की चाल में 0.61 मीटर प्रति सेकंड की वृद्धि होती है, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से होता है। जैसे मैंने कहा, मैंने यहाँ पर ले लिया था 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर पर सेकंड, यही मैंने अगर इसमें 1 डिग्री सेल्सियस पर ले लिया होता तो इसमें 0.61 मीटर पर सेकंड की वृद्धि हो जाती, ठीक। अब हम लोग द्रव की बात करते हैं। द्रव में जैसे 1493 मीटर पर सेकंड लिया है मैंने 15 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक। जैसे मैं यहाँ पर अगर 20 डिग्री पर लेता तो ध्वनि की चाल कुछ और हो जाती। इसका कहने का मतलब ये था, तो ताप पर ध्वनि की चाल में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से कारक या कॉस जो कि ध्वनि की चाल में परिवर्तन करते हैं। हम लोग सबसे पहले बात करते हैं ताप की, ठीक है। वायु में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में वृद्धि होती है, ठीक। अभी मैंने डिस्कस किया था कि कैसे वृद्धि करती है, ठीक है। उसके बाद वायु में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल में वृद्धि होती है, ठीक है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं किसी भी माध्यम में ताप को बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी ध्वनि पर ताप का प्रभाव पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं दाब का क्या प्रभाव पड़ेगा।
यदि ताप को स्थिर रखते हैं तो गैसों में ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। दाब का यदि ताप को स्थिर रखते हैं तो गैसों में ध्वनि की चाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरा पॉइंट है हमारा आर्द्रता। ठीक है, आर्द्रता हम लोग देखते हैं। ठीक है, नमी युक्त वायु का घनत्व कम होता है शुष्क वायु के अपेक्षा। ठीक है, नमी युक्त वायु का घनत्व कम होता है शुष्क वायु के अपेक्षा, जिस कारण नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ठीक है, अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो नमी युक्त वायु में घनत्व कम होता है शुष्क वायु की अपेक्षा, जिस कारण नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। इसका साफ तौर पे एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। बरसात के मौसम में ध्वनि को हम काफ़ी लंबी दूरी तक सुन सकते हैं, जबकि जिस दिन मौसम थोड़ा सा परिवर्तित या साधारण रहता है उस दिन ऐसा नहीं होता। इसका कारण घनत्व होता है। तो यहाँ पर कुछ लोग ये समझ रहे होंगे कि घनत्व का किस प्रकार प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, जो हमारा वायु होता है कई गैसों का मिश्रण होता है। जब इसमें H2O का पार्टिकल आता है या बारिश होती है तो कुछ गैसें हमारी क्या होती हैं, दाब बढ़ने के कारण ऊपर उड़ जाती हैं और कुछ में पानी ऑब्जर्व होने के कारण उस वहीं पे रुक जाती है। ठीक है, तो ये इससे काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। इन चीज़ों को हम लोग अगर बहुत बारीक से देखेंगे तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा। जैसे कि हमारी एक क्रैश कोर्स की क्लास है तो हम लोग वही टॉपिक बना रहे हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं IRT और पॉलिटेक्निक में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन होते हैं। अब देखते हैं चौथा पॉइंट, वेग की दिशा। अब ध्वनि की चाल पर वेग की दिशा का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यदि कोई श्रोता ध्वनि के वेग की दिशा में जाता है तो उस दिशा में ध्वनि का वेग अधिक सुनाई देता है। यदि उसके विपरीत जाता है तो ध्वनि का वेग कम सुनाई देता है। इसका कारण ये है, जैसे हम लोग अगर एग्जाम्पल लेके समझे तो इसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक म्यूज़िक सिस्टम ले लिया। ठीक है, ये हमारा म्यूज़िक सिस्टम है, मान लीजिए, समझ लीजिए, इसको भले दिखे ना। ठीक है, अगर हम लोग इसको बजाते हैं, जब इस डायरेक्शन में जाएगा वेव हमारा, तो ये डायरेक्शन में ध्वनि का वेग काफ़ी दूर तक ट्रेवल करेगी, लेकिन जो इसको अपोजिट डायरेक्शन में है यह उतनी दूरी तक सुनाई नहीं देगी। इस प्रकार वेग का इस पर प्रभाव पड़ता है। तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, इसको देखते जाएंगे, यह इफेक्ट आपको डॉपलर के प्रभाव में बहुत ज़्यादा दिखाई देगा, लेकिन वो हम लोग अभी बहुत बाद में उसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ध्वनि का परावर्तन क्या होता है। ठीक है, प्रतिध्वनि क्या होती है, इसको समझेंगे। तो इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं साउंड रिफ्लेक्शन। ध्वनि का परावर्तन। देखिए, जिस प्रकार हमारी लाइट में परावर्तन होता है उसी प्रकार हमारे ध्वनि में भी परिवर्तन होता है। जिस एंगल से ध्वनि हमारी जाती है उसी एंगल से पुनः वापस
आ जाती है। इसी को हम लोग परावर्तन कहते हैं। थोड़ा सा हम यहाँ पर लाइट का जिक्र करेंगे क्योंकि इस दोनों में सिमिलरिटीज़ है। जैसे मैंने मान लिया एक परावर्तक सतह है ये, ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये प्रकाश का है, प्रकाश के द्वारा इसको हम डिस्कशन में एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारा क्या है, नॉर्मल है, अभिलंब। ठीक है, अब क्या है, ये है रिफ्लेक्टेड रे। जब एंगल आई, जब हमारा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में होते हैं तो परावर्तन की घटना घटती है। इसके लिए एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। यदि हम इसे ओ मान लें, इसे ए मान लें, इसे बी मान लें, इसे एन ही मानते हैं तो हमारा हो जाएगा एंगल ए ओ एन बराबर एंगल एन ओ बी। कहने का मतलब तीनों घटनाएं एक ही प्लेन में होनी चाहिए। इसी प्रकार हम लोग ध्वनि की बात करें तो ध्वनि में भी यही समानता होती है। जैसे हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग बात करते हैं किसी पहाड़ से, किसी दृढ़ पहाड़ के सामने, जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा कोई दृढ़ पहाड़ है, ठीक है, कठोर, तो इस पर कोई श्रोता, ठीक है, कोई श्रोता बोलता है तो ध्वनि तरंगे इससे टकराती हैं, ठीक है। टकराने के पश्चात यह पुनः वापस आती हैं, लेकिन ये वापस उसी श्रोता के पास नहीं आती तुरंत। कहने का मतलब है आती हैं लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में। तो इसमें क्या होता है, मैंने कहा ये ध्वनि तरंगे गई, फिर ये क्या हुई, परावर्तन हुआ। अगर इसमें एक नॉर्मल डाल दिया जाए तो ये जिस एंगल से आई बराबर आर से पुनः वापस आ जाएंगी। कहने का मतलब यह इंसिडेंट वेव साउंड की और रिफ्लेक्टेड वेव साउंड, ये हमारा है नॉर्मल। तो सेम प्रोसीजर, जो चीज़ें हमारे प्रकाश में हो रहा है वही चीज़ें हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे ही हमने कुछ बोला, ये पहाड़ से टकरा कर पुनः हमारा वापस आ रहा है और जिस एंगल से ये गया था उसी एंगल से वापस आ रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तन, ठीक है। इसी में भी एंगल आई बराबर एंगल आर हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ें हमारी घटती हैं। और जो हमारा इको होता है, इको प्रतिध्वनि, यह घटना परावर्तित होने के कारण ही घटती है। जैसे हम लोग देखते हैं इको क्या है, प्रतिध्वनि क्यों सुनाई देती है, ठीक है। अब इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं, अभी हमने यहाँ पर एक पहाड़ बनाया था तो मैं दोबारा पहाड़ ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे कोई मनुष्य गया वहाँ पर, ठीक है, तो किसी भी वर्ड को ज़ोर से चिल्लाया, जैसे बोला हेलो, ठीक है, तो ध्वनि हमारी यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने के बाद पहाड़ से टकराई और पुनः वापस आई। जब पुनः वापस आई तो उसको मनुष्य को हेलो बोला था तो उसे हेलो ही सुनाई देगा, ठीक है। हमें प्रतिध्वनि सुनने के लिए 0.1 सेकेंड का अंतराल होना चाहिए। हमारे कानों पर सेंसिटिविटी में, मतलब हमारे कानों पे ध्वनि या मस्तिष्क पर 0.1 सेकेंड तक रहता है, ठीक है। तो इस समय के अंतराल के बाद ही प्रतिध्वनि हमें सुनाई दे सकती है। तो इसमें हम लोग देखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे गए तो ये हमारा एक डिस्टेंस हो गया d। तो यहाँ पर जो टाइम लगा हमें कितना लगा, यहाँ से यहाँ तक जाने जो समय हुआ d हुआ। तो ध्वनि यहाँ से टकराई, पुनः ये वापस आ रही थी श्रोता के पास, तो यहाँ से d इंटू डी, तो जो हमारी ध्वनि है कितना ट्रेवल कर लिया दूरी को, कंप्लीट देखें मल्टीपल में 2d हो जाएगा।
ठीक है। अब हमें प्रतिध्वनि सुनने के लिए 0.1 सेकेंड का अंतराल चाहिए। तो ये हमारा ये कह सकते हैं 1/10 सेकेंड का, तो यही होता है 0.1 सेकेंड। क्योंकि अगर इससे कम सेकेंड में कोई ध्वनि हमारे कानों पर आती है तो वो सुनाई नहीं देगी, पहली ध्वनि हमारे पास गूंजती रहेगी। तो ये हमारा हो जाता है 2D। तो हम यहाँ पर एक फार्मूला भी देखते हैं, चाल बराबर स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है। अब हमको ये देखना है कि ध्वनि हमारी कितनी दूरी से प्रतिध्वनि सुनाई दे सकती है। तो अब हमारे पास डिस्टेंस कितना होना चाहिए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्योंकि हमें पता है हमारे कानों पर ध्वनि कितने सेकंड तक रहती है, 0.1 सेकंड। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। तो अगर हम लोग यहाँ जो डिस्टेंस d पहले होता था, यहाँ पर हम डिस्टेंस कितना मान लें, 2D मान लें। क्यों, ध्वनि कितना ट्रेवल कर रही है, 2D ट्रेवल कर रही है प्रतिध्वनि के लिए। तो फॉर कंडीशन कौन सी है, इको के लिए। ठीक है। तो अब हम लोग ले लेते हैं 2D इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो अब यहाँ से हम लोग कुछ देखते हैं, जैसे स्पीड हमारी कितना होती है 332 मीटर इंटू टाइम कितना ले ले 0.1, ये d है तो इसको हम 2 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये हो जाएगा 332 को ये 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 6 12। तो हमें प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए, प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए श्रोता और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 16.6 मीटर। ठीक है। अगर कभी 16.6 मीटर होता है, लेकिन आप लोग देखते होंगे किसी किसी किताबों में कुछ यहाँ पर डिफरेंस भी चीज़ें दे दी थी। इसको हम अभी इरेज कर दे रहे हैं, फिर बताते हैं कैसे ये कंडीशन आ जाती है। जैसे हम लोग बात करते हैं NCERT में 344 मीटर पर सेकेंड दिया है, तो वहाँ पर अगर आपसे पूछा जाता है प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए कितने मीटर का अंतर होना चाहिए, तो हम लोग देखेंगे 2D बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारा यहाँ पर 344 मीटर और टाइम कितना ले लिया 0.1 d। इसको हम लोग यहाँ भाग दे देते हैं 2 से, ये मल्टीप्लाई करेंगे 34.4, तो ये 17 दूना 34.2, यहाँ पर आ गया हमारे पास 17.2 मीटर का अंतर होना चाहिए। इसी प्रकार अगर हम लोग अगर ध्वनि 340 लिए होते तो ये हो जाता 17 मीटर। तो अलग अलग किताबों में जो भी ध्वनि की चाल माना जाएगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग रख लेते हैं। हमारे पास इन जनरल फार्मूला है। ठीक है, 2D इंटू स्पीड इंटू टाइम के लिए। इससे आप प्रतिध्वनि को, कोई भी रेंज दे ध्वनि को आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि WHO ने ठीक है सामान्य मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए कितना बताया है कि ध्वनि की तीव्रता कितनी होनी चाहिए। तो ये हमारा है 45 डेसिबल की ध्वनि मनुष्य के कानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। इसके ऊपर की ध्वनि जो होती है, तीव्रता होती है, वो हमें नुकसान पहुंचाती है। जैसे हम लोग बात करें 80 डेसिबल के ऊपर की ध्वनि मनुष्य को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है। तो ये जनरली हम लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, WHO ने कितनी ध्वनि की तीव्रता का निर्धारण कितना किया है, 45 डेसिबल। हमें कितनी ध्वनियाँ नुकसान पहुंचाती है, 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनियाँ बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, जो कि कारखानों द्वारा उत्पन्न होती हैं। ठीक। तो इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाने पर लोग देखते नहीं हैं। तो हम यही कहेंगे, जब भी आप हमारा लेक्चर देखें शुरू से अंत तक देखें और उसके साथ पेन और कॉपी लेकर बैठे। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगता है, कहीं से भी किसी चीज़ को लगता है कि यहाँ पर ये कमी है, तो आप हमें कमेंट करके तुरंत बताइए, उस चीज़ को हम सुधारेंगे। धन्यवाद।